मोहसिन नकवी साहब को बतौर निगरान वज़ीर आला कल चूज़ कर लिया गया। उनकी अनाउंसमेंट हो गई, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी हो गई। बात यह है कि जब आइन और कानून आपको प्रोविज़न देता है कि पहले या तो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर मिलकर डिसाइड कर लें, अगर नहीं कर सकते तो एक कमेटी बना दें, वो कुछ नामों पर इत्तफाक कर लें। अगर ये दोनों स्टेप्स फेल हो जाएँ तो फिर ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, इख्तियार है कि वो जिसको चाहें उन 4 नामों में से वज़ीर आला मुकर्रर करते हैं और उसको, और जो नाम वो देंगे उसके बाद अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद होगा तो कंवर दिलशाद साहब ने, हमने वीकेंड पे उनसे बात की थी फ्राइडे को, और उन्होंने हमें ये बता दिया था कि वो नाम फाइनल है। देयर इज नो प्रोविजन कि उसको चैलेंज किया जा सके। है कि अब जितना मर्जी उछल लिया जाए, रो लिया जाए, पिट लिया जाए, सफ़े मातम बिछा दी जाए, ये डिसीजन हो गया है। बात यह है कि अगर थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया जाता, एक दूसरे से एक कोर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप होता, बातचीत हो सकती, ऐसी नहज पे दोनों अतराफ ना पहुंची होती, तो इससे पहले इत्तेफाक राय से, जैसा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, किसी नाम पर इत्तेफाक हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा का एक एग्जांपल सामने आ गया ना। ऑल्दो पंजाब में कोई चीज इस वक्त आप कंसेंसस हो, कैन यू इवन इमेजिन, तो लिहाजा फिर यही होना है। लेकिन वी डू वांट टू शो, हर कोई अपनी अना का मारा अपनी अकड़ में फूं फूं कर रहा है, तो फिर अब जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन कहा गया है उसको तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि जो चांसेस आपके पास थे, हम पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद पंजाब असम्बली तहलील की है, उन्होंने वो चांसेस गवा दिए हैं। कंवर दिलशाद साहब की अब बात कर रही थी, बिल्कुल एक दफा दिखाना चाहते हैं ना हम कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था, ताकि उनकी बात सारों के सामने आ जाए। अदालत में चैलेंज उनका कहना था कि नहीं किया जा सकेगा। ये डिसीजन देखें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला होता है वो आईनी तौर पर हतमी फैसला होता है, वो किसी अदालत में वो चैलेंज नहीं हो सकता और ना ही अदालतें उसमें मुदाखलत कर सकती है। वो एक आईनी मामला है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जिसको भी इख्तियार दे दिया चीफ मिनिस्टर बनने का है, और तमाम सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर को तस्लीम करना लाजमी है। अच्छा, अब समझ नहीं आ रहा है, जब अदालत में नहीं जा सकते तो सुप्रीम कोर्ट तक वो कहते हैं हम पहुंचेंगे, और फवाद चौधरी साहब तो चूंकि वकील भी हैं इसलिए उन्हें पता है, उन्होंने कहा है कि हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो ऑफ कोर्स वो तो सड़कों पर आने भी हैं, हो तक सकता है इत्तेफा कर रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि हम इस अदालत जाएंगे, उस अदालत जाएंगे। वैसे इसमें आईन में इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ हैं। अंसारी साहब, अदालत जाने का इन्होंने फैसला भी कर दिया और कह भी रहे हैं जी हम हर फोरम तक जाएंगे इस डिसीजन को अपोज करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कंवर दिलशाद, जिनका भी हमने एक दिखाया है साउंड बाइट, वो कहते हैं कि ये तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते, तो फाइनल होता है ये डिसीजन। ये आपने दुरुस्त कहा, जो कंवर दिलशाद कह रहे हैं वो वज़ीर आला के जो निगरान वज़ीर आला को जब लगाया जाता है उसके बारे में जो आइनी मामला है, वो आइन के मुताबिक तो चीफ इलेक्शन कमीशनर और जो उनकी इजलास हुआ वो उनको इख्तियार है कि इन जो नाम चारों भेजेंगे वो उसमें चारों किसी को भी कर दें, चाहे उसमें कोई वजह ना हो। ये तो कंवर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब जो वजह बताई है तहरीक इंसाफ ने, उस वजह के तहत अदालत जाया जा सकता है। वो ये है कि जो एक लेटर है जो मोहसिन नकवी साहब ने नैब में फाइल किया था और उसमें 35 लाख रुपए उन्होंने प्ली बार्गेन रिटर्न किए थे, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक फैसला है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी प्ली बार्गेन करेगा, जो पैसे वॉलंटरीली जमा करा देगा वापस, वो किसी भी सरकारी ओहदे का अहल नहीं होगा। पहले होता था ये कि जो लोग जिनको सजा नहीं होती थी और जो लोग पैसे जमा करा देते थे, जो सरकारी नौकरी पर भी होते थे, वो पैसे जमा कराने के बाद सरकारी नौकरी आके अपनी उसी तरह शुरू कर देते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो भी प्ली बार्गेन करेगा वो भी सजा है, लिहाजा वो किसी भी सरकारी ओहदे के लिए अहल नहीं होगा, इस बुनियाद पर तो जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक और लगुना है, अगर वो कोर्ट में जाएं, जो मोहसिन नकवी साहब का मामला है वो एक शख्स है शेख अफजल साहब। शेख अफजल साहब ने कोई जो उनका केस चल रहा था इंक्वायरी का स्टील मिल का, उसमें कुछ पैसे जो थे वो उसमें से मोहसिन नकवी साहब को आए थे जो उन्होंने वापस जमा करा दिए, लेकिन बराह रास्त जो है वो ये खुद मुल्जिम नहीं थे उसके। तो उस बुनियाद पर तो तहरीक इंसाफ जो कहती है उसमें जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उस बुनियाद पे टेक अप भी कर ले। लेकिन वो केस भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आपने कहा कि बराह रास्त उसमें मुल्जिम नहीं थे, तो आई डाउट कि कितनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनती हैं इस केस की।
बट उनकी हलफबर्दारी भी हो गई है, नाम भी सामने आ गया। बात यह है कि इन लोगों को पहले इदराक नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब का नाम तो पहले से आ रहा है, अपोजिशन की तरफ से दिया गया था। अगर इतनी ही तकलीफ थी तो किसी नाम पर इत्तेफाक राय पैदा कर लेते, थोड़ी सी लचक दिखाई जाती हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, क्योंकि फिर तो एक्चुअली फैसला इलेक्शन कमीशन का है ना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ये पहले भी हमने उनसे पहले भी बात की थी, और हमने कहा, जब खुद बात की तो उन्होंने कहा कि हमने हमारे जो आईनी और कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि 4 नाम गए हैं, अगर अदालत हम जाते तो कहते हैं भाई अभी वो कह सकती थी अदालत के, अभी तो उनकी सिलेक्शन हुई नहीं, अगर उनको नामजद कर दिया जाए तो फिर बात करें, तो इसलिए वो उस वक्त नहीं गए। यानी ये कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हो सकता उनके कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो सका? पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो हुआ ना, मतलब दोनों इतने डिस्टेंट हैं, कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। अगर एतराज़ था तो किसी और नाम पे भी कंसेंसस हो सकता था, कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो सका? ये बिल्कुल, आपने पहले जो बात की ना, बड़ी हट दर्मी है। कंसेंसस डेवलप हो सकता था, उसमें और भी नाम थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी 2 दिए गए थे, 2 जो कमेटी के सामने 2 नाम आए थे वो पीडीएम की तरफ से भी दिए गए थे। अगर मोहसिन नकवी साहब कंसेंसस कर लेते या उन पे ना करते, लेकिन जो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो हमने नाम दिए थे उसमें एक जो चीमा साहब हैं जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो जिस तरह आजम खान साहब चीफ रह चुके हैं इसी तरह उनका नाम था। ना वो किसी सियासी तौर पे किसी पार्टी के साथ थे, ना उन्होंने कभी बयानबाजी की। अच्छा, ट्रेजेडी ये है अब रईस साहब के पंजाब में पॉलिटिकल सर्कस ऐसा लग रहा है कि आने वाले हफ्तों दिनों में ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अगर ये आगे अदालत जाते हैं वो प्ली बार्गेन वाला मामला लेकर, या फिर परवेज़ इलाही साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर बन भी गए और रहते भी हैं तो हम काम नहीं करने देंगे, हम नाक में दम किए रखेंगे इनकी। मतलब मजाक बनाया हुआ है पंजाब के 12 करोड़ आवाम और इस सूबे को महीनों से, सभी ने ऐसा लग रहा है। ये कैसे मामला पंजाब में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल ठीक है आपने, पंजाब में कोई पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी आती नजर नहीं आ रही। और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि मुजाहरे करेंगे, हम काम नहीं करने देंगे, अदालतों में जाएंगे, मुझे ये भी लग रहा है कि इसी तरह अभी जो निगरान वजीर आला के बाद जो उन्होंने हलफ उठा लिया है, अभी बहुत अहम तब्दीलियां भी होंगी ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में। और मुझे ये लग रहा है कि इस तरफ से भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के केस जो है वो बनेंगे और पकड़ दकड़ शुरू की जाएगी। जो जिस तरह पहले हुआ था जलसे जुलूस, जब इस्लामाबाद रैली जानी थी, उस वक्त उन्होंने बहुत मारदार हुई पुलिस को। आज कोई एहतजाज है? क्योंकि वैसे ही लाइट नहीं है, जिंदगी में और मसाइल और बहुत हैं, सड़कें भी बंद हो जाएंगी एहतजाज की वजह से, तो तकलीफ ही होती है ना आवाम को। बता दें आपको, इनका लिबर्टी चौक बंद करेंगे, कहाँ करेंगे एहतजाज? हालांकि भाई बिजली के हवाले से एहतजाज अगर किसी ने करना है तो पूरा मुल्क कर ले। देखिए तो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि लाइट नहीं है। लाइट का जो सियासी सूरत हाल मुल्क में है उसकी वजह से जिंदगी लाइट भी खत्म हो रही है। और बड़ी ये कह लें कि लाइट जो जिंदगी की लाइट जो है वो बस टिमटिमा रही है। इन सबको सोचना चाहिए, बेशक एहतजाज करें, जो लाइट गई है, बिजली गई है। और बिजली भी अजीब बात, और अभी मैं सुन रहा था, मतलब इस मुल्क में लाइट अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए तब भी सिस्टम उड़ जाता है, सप्लाई कम हो तब भी सिस्टम उड़ जाता है। कहाँ खड़ा होगा सिस्टम आकर? तो ये लाइट जो जिंदगी की लाइट टिमटिमा रही है, इन सियासतदानों को सोचना चाहिए। ये एहतजाज, ये मुकदमेबाजी, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये अगर इसी तरह होती रही तो ये लाइट टिमटिमा रही है, कहीं बैठ जाए। तो इनको सबको सोचना चाहिए, हम बड़ी बुरे हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन काश के वो ये थैंक यू रईस साहब, काश के ऐसा कुछ सोच लिया जाता। और वैसे उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाने वाले किसी और के वज़ीर आला पंजाब लगने पर एहतजाज करेंगे। अब अंदाज़ा करें ज़रा आप। अच्छा ठीक है, एनीवे चलें, ये तो हो गया। और जो डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा जी, अब आपको एक अपडेट दे दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के कामयाब सफ़र के 100 दिन 100 डेज मुकम्मल हो गए हैं। और क्या क्या भाई इन्होंने झंडे गाड़े हैं और क्या कामयाबियां हासिल की हैं, बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम कहेंगे फॉर पाकिस्तान। भाई जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म्स और इंसाइक्लोमीडिया की शाहकार फिल्म ने सिर्फ पाकिस्तान में 105 करोड़ के करीब आमदनी की है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 235 करोड़ से ज़ायद का तारीखी बिजनेस अपने नाम कर चुकी है। ये फिल्म
जो इससे पहले ना कभी हुआ। बहुत मुश्किल है दोबारा होना, लेकिन एटलीस्ट एक पॉसिबिलिटी इस फिल्म ने दिखा दी है कि ऐसा हो सकता है। अगर मयारी प्रोडक्ट बनाई जाए तो 100 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करना पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां पर सिनेमा स्क्रीन्स बहुत कम हैं, मुमकिन है। अच्छा, ये गाना आपको पता है ना, ये द लिटिल सॉन्ग, द ओनली सॉन्ग ऑफ द एंटायर मूवी, वो भी आप बीच में सुन सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक और ये BTS प्रेसिडेंट तो सेट हुआ है बिहाइंड द सीन्स। और ये आज मेरा ख्याल है कि किसी ने ट्वीट की हुई थी पहले दिन के शूट के बाद की ग्रुप फोटो, वो भी हमने देखी। और ये उस हाँ हमारा हिकमत नहीं की हुई थी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म की, ये वो तस्वीर है। ये पहला दिन जब शूट था मौला जट का, आज से 6 साल पहले की बात कर रही हैं। साथ में उन्होंने ट्वीट में लिखा कि 6 साल पहले शूट के पहले दिन के बाद की तस्वीर, एज इन शूट एंड होने के बाद, पहले दिन के इख्तिताम के बाद ये ग्रुप फोटो ली गई। देखिए और मीनिंगफुल हो जाती हैं ऐसी तस्वीरें, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो आप तो अपना दिल लगा ही रहे हैं उसमें, लेकिन उसको किस तरह रिसीव किया जाएगा और उसकी फीडबैक क्या होगी। तो उस दिन सारे फर्स्ट फ्यू डेज जो होते हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग, दे आर अ लिटिल अनश्योर। तो अब उसके बारे में बात करना, व्हेन द फिल्म हैज़ डन सो वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में पाकिस्तानी फिल्म अगर कोई नहीं देखी गई तो ये देखी गई है, अब बड़ा अच्छा लगता होगा कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँचे। सिनेमा घरों में इस फिल्म को लगे हुए, और कल परसों बिलाल लाशारी ने जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि 100 दिन मुकम्मल होने के बाद क्या एक दफ़ा दोबारा ना देखी जाए मौला जट। तो एक्चुअली उनके कहने से मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना दोबारा चलें और ये फिल्म देखें और एंजॉय करें, क्योंकि अब ज़रा काफ़ी दिन हो गए हैं ये फिल्म देखे हुए। और ये फिल्म अभी तक, जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ कामयाब नुमाइश, अभी तक जारी है। सो इन केस यू हैवंट वॉच्ड इट, वैसे तो आई वंडर इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, सो यू कैन वॉच इट एंड यू कैन वॉच इट अगेन एज वेल इफ यू वांट। और साथ ही हम आपको मिलेंगे अगले घंटे में। मोदी हुकूमत और उसके इंतहा पसंदाना नज़रियात का चेहरा जो है दुनिया के सामने पूरी तरह अब बेनकाब हो रहा है। BBC की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उस पर पाबंदी लगाने पर भारतीय हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत इतनी खौफजदा थी कि YouTube और ट्विटर पर से भी जो है लिंक्स हटा दिए गए। लेकिन हम चाहते हैं आप ज़रूर देखिएगा, द मोदी क्वेश्चन इसका नाम है इस डॉक्यूमेंट्री का। और फिल्म में आपको बता दें कि गुजरात फसादात का जिम्मेदार मोदी को करार दिया गया है, क्लियर कट। जाहिर है ये भारत को ऑब्वियसली हजम ही नहीं होगी बात कि हम क्यों दिखाएं और कैसे दिखा दें। और वज़ीर ख़ारिजा हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसी बुनियाद पर पिछले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म को गुजरात का कसाई करार दिया था। आपको याद है ना, भारत ही में इंतहा पसंदाना ज़हनियत का एक और वाक़या आपको बताते हैं। यूपी की एक यूनिवर्सिटी में पेश आया, जहां दिल्ली में ज़ेर तालीम जनूबी कोरिया की तालिबात यूपी की एक यूनिवर्सिटी का दौरा करने के लिए गईं। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, यूपी की एक यूनिवर्सिटी में दौरा करने के लिए गईं। वहाँ हिंदू इंतहा पसंद तलबा ने ये कहकर इन्हें हिरास किया कि ये तो क्रिश्चियनिटी की तबलीग करने के लिए आई हैं। मतलब इमेजिन कीजिए। अव्वल तो यही सवाल मेरे दिमाग में था कि भाई साउथ कोरियंस, आप लोगों को पता नहीं है कि इंडिया के क्या हालात हैं, लेकिन चलें आप वहाँ पढ़ने पहुँच गए बिकॉज दुनिया में आप जाते हैं। उसके बाद इंडियंस को देखें कि वहाँ वो कर क्या रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं उनकी, कि बेसिकली उनसे लगता है ऐसे कि हमारी शक्लो सूरत से इंडियंस ये सोचते होंगे हट के कोई भी आएगा तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कोई या तो मजहब फैला रहा है या हमें नुकसान दे रहा है। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट वहाँ हो चुका है कि दे विल नॉट बर्दाश्त, जिसको कहते हैं ना, वो डिसेंट को बर्दाश्त करेंगे नहीं। किसी भी चीज़ जो अपने आप से ना मिलती हो, एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन हो, कुछ भी कह लें, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये लेटेस्ट केस जो है सामने आ गया, इसका हम जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको पता ही है कि पिछले साल हम कितने ओपन माइंडेड अबाउट दैट है कंपैरिजन में। अच्छा, पिछले साल अप्रैल में अमरीकी कमीशन ने भारत में मजहबी आज़ादियों की मुसलसल ख़राब होती सूरत हाल पर भारत पर पाबंदियाँ लगाने की सिफारिश भी की थी। ये आपको सबको याद ही है। जब से मोदी बेसिकली बरसर इक़्तिदार आए हैं, भारत के हिस्से में बदनामियाँ ही आ रही हैं। अच्छा, जनूबी कोरिया की तालिबात की बात हो रही थी ना, तो एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक पाकिस्तानी नौजवान का हम जिक्र करना चाहते हैं जिसने गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को हेलोवीन के मौके पर कई कोरियन अफराद की जान बचाई, जिस पर कोरियन अवाम ने उसे हीरो
करार दिया और हमारे भी डेफिनेटली हीरो हैं। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। पिछले साल एक त्यौहार क्या था, हैलोवीन की छुट्टियां थी और आपको पता है एक फेस्टिवल्स होते हैं उन लोगों के, उस पर भगदड़ मच गई जिसमें 150 से ज़ायद अफराद जो है वो हलाक भी हुए। अंदाज़ा करें, इंडिस अस्पताल के स्टाफ नर्स मोहम्मद शबीर फौरी एक्शन में आए, जो विजिट कर रहे थे साउथ कोरिया, सोल में वहाँ थे और उन्होंने खुसूसी तिब्बी इमदाद फराहम करके कई कोरियन शहरियों की जान जो है वो बचाई। एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद शबीर इज विद अस इन द स्टूडियो। मोहम्मद शबीर, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, वेलकम। क्या हाल है? पहले तो ये ज़बरदस्त काम करने का, पाकिस्तान का नाम रोशन करने का और हमारे पास आने का। अब ये बताइए कि वी आर वेरी क्यूरियस टू नो, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे, हुआ क्या एग्जैक्टली, कैसे ये भगदड़ मची? थानेदार की तरह आपने पूछा आप क्या कर रहे थे वहाँ पे। इंटरेस्टिंग होता है ना, अच्छी स्टोरी है। हमें मुझे तो इससे पहले कोई नहीं मिला जो इस तरह कोरिया गया वो। ट्रू। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली जैसे कि आपने बताया कि इंडस हॉस्पिटल में मेरी जॉब है। मैं वोकेशन पे गया था, जस्ट विजिट के लिए गया था और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आउट ऑफ कंट्री। जी अच्छा। साउथ कोरिया को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर जो है महमूद अहमद, वो वहीं पर ही होते हैं, तो मैंने बोला कि मैं प्रीफर इसी को ही करता हूँ कि वहाँ जाऊँगा, क्योंकि एक है इत्तेफाक से हमारा एक साउथ कोरिया में कैपिटल है जो कि सियोल, वहाँ पर एक जगह का नाम है इत्तेवान। इत्तेफाक से वहाँ जाना हुआ था, कोई प्लान नहीं था, कुछ इस तरह से नहीं था, वहाँ जाना हुआ। जब हम वहाँ गए तो उस जगह पर हम पहुँच के पता चला कि हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा है। सही है। उसमें हम इन हो गए। भाई ने तो पहले भी देखा है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा हमें देखना चाहिए, क्योंकि जाहिर है वापस पाकिस्तान चले जाऊँगा फिर कब आता। तो हम इन जब हुए हैं, बहुत ज्यादा क्राउड था, ऐसा क्राउड मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखा। अच्छा। इतना मतलब यहाँ भी हालांकि कॉन्सर्ट्स वगैरह में इतना क्राउड होता है नहीं, लेकिन वो हैलोवीन के लिए ड्रेस्ड अप थे और वो पूरा फेस्टिवल जो उनका हो रहा होता है, वो ड्रेस उन्होंने किए हुए थे, अजीब से ड्रेस थे, मतलब कोई सड़क थी, कोई अरीना था, कोई स्टेडियम थी, क्या था? सड़क थी। अच्छा। हाँ, हम गए थे सबवे, बाय सबवे गए थे ट्रेन में, तो जब स्टेशन से आउट हुए थे तो सड़क थी जहाँ पर हम गए, बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्राउड था। अब जब देखने इन तो हो गए हम वहाँ पर, जब इन हुए तो हमारा ये प्लान था कि हमने 11 बजे से पहले वापस आना है, रात 11 बजे। जी, क्योंकि 12 बजे जो ना ट्रेन बंद हो जाती है, हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है घर वापस पहुँचने में। तो हम जब इन हो गए, जब हम बहुत ज़्यादा क्राउड इस तरह से था, मतलब जुड़े हुए थे एक साथ ना, हम सब मेल्स फीमेल्स कुछ भी हो, बस दबे हुए थे एक साथ, इस तरह से इतना रश था, इतना ज्यादा रश था। तो वहाँ को मैनेज नहीं कर रहा था क्राउड को, पुलिस उनकी अपनी सिक्योरिटी कुछ नहीं होती। एक्चुअली चीज़ ये थी कि कोविड की वजह से पिछले 2 या 3 साल से आई थिंक सो ये हैलोवीन हुआ नहीं था। तो ये पहला था उसके। हाँ, कोविड के बाद 2 से 3 साल बाद ये पहला था, तो सोच से ज्यादा जो ना क्राउड वहाँ पर आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ क्राउड आ गया। अच्छा, जब इन तो हो गए, हम जब वापस आउट हो रहे थे तो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट अपने पाँव पे नहीं चल रहे थे, हमें जहाँ क्राउड लेके जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं। इतना फोर्स था, बस प्रेशर के धक्के के साथ चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, जो स्ट्रीट थी वो टी शेप में बनी हुई थी, जो टी था ना, मतलब टी शेप में जो थी, एक बिल्कुल सीधी थी और जो बीच की थी एक ही सिर्फ वहाँ पे गली थी, जो स्ट्रीट थी वो डाउन थी। उस जगह पे जब ये क्राउड पहुंचा है, जो पीछे से प्रेशर लगने लगा, मैं और मेरे भाई हम वहीं पर ही थे ना, उसी में जस्ट अलग हुए हैं वहाँ से हम, और वो क्राउड जो ना डाउन हुआ, गिरे। आप कैसे अलग हुए? मतलब यू वर अ पार्ट ऑफ दैट क्राउड, कैसे आप निकले? एक वीडियो जो है ना वहाँ पर चली है साउथ कोरिया में, भाई के फेस के एक्सप्रेशन से जो ना पता चल रहा है कि मतलब बस हो गई थी। मैं हेल्दी हूँ, लेकिन जब उस जगह पर ये इतना ज्यादा क्राउड था कि मेरी बस हो गई थी, सांस नहीं आ रही। नहीं तो आप मतलब आप खुद आपने कोशिश करके आप उस क्राउड से साइड में हुआ हूं, आउट नहीं हो सका, आउट तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि बहुत लंबा क्राउड। मतलब आप साइड में फुटपाथ पे या किसी चीज के ऊपर हो गए, और उसके बाद वो चूंकि सड़क नीचे थी तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो गए, स्टैम्पीड वो जो हो गया, दबना स्टार्ट हो गए। तो फिर उसके बाद आपने कैसे रेस्क्यू? कैसे आपने? अच्छा, अब जब मैंने ये चीज़ देखी तो एक तो मेरा प्रोफेशन ही नर्स है, और दूसरा ये हमारे पाकिस्तानी है मुल्क में भी और घर में भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि जो है ना सबसे पहले इंसानियत की खिदमत, कोई भी ऐसा मुश्किलात में हो आपने कोशिश लाजमी करनी है। तो यही चीज़ मैंने सोची उस टाइम कि हमें करनी चाहिए। भाई और मैंने यही डिसाइड किया, बट क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, उनको इंग्लिश नहीं आती है, कोरियन से आती है, और मुझे कोरियंस नहीं आती थी। तो अब ये था कि भाई ने बोला कि जो कुछ करना है मुझे बताओ आप, और जो है ना मैं इनको गाइड करता हूँ। और वैसे ही हुआ, जैसे ही ये क्राउड गिरने के विदिन 2 से 3 मिनट बाद जो है ना उस जगह को सील्ड कर दिया गया। जब लोग जब मैं अंदर उसमें इन हुआ हूँ, इन नहीं होने दे रहे थे ना न्यूट्रल पर्सन को, तो मैंने बताया कि मैं नर्स हूँ, खानोसा बोलते हैं नर्स। अच्छा, उन्होंने कॉर्डन ऑफ बंद कर दिया था वो जगह, पुलिस ने?
जो उनकी हाँ सिक्योरिटी जी 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 जो उनकी सिक्योरिटी, उन्होंने वो पट्टी लगाई थी साइड में और जो है ना बंद कर दिया था। बट जब मैं अंदर इन हो रहा था तो नहीं होने दे रहे थे, तो फिर भाई ने बताया कि ये नर्स है तो इसको आने दो ना, तो उन्होंने फिर अलाउ किया, मैं अंदर आया हूँ। और हम जब लोगों को निकाल रहे थे वो इस तरह से फंसे हुए थे कि एक रस्सी को दूसरी रस्सी के साथ हम बांध नहीं दें। एग्जाम्पल में ये दूंगा, उलझ जाते हैं। पता है मेरे लिए इमेजिन करना भी खौफ आ रहा है ना सुन के। खौफ आ रहा है। जिंदा थे मतलब उस टाइम तो अब जो एक नीचे गिरा है उसके ऊपर 10 लोग गिरेंगे तो क्या नीचे मतलब सांस भी नहीं आ रहा होगा उनको। नहीं, तो उस टाइम तो कोई पता ही नहीं चल रहा था ना, इतना कौन जिंदा है कौन बेहोश है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, किसी के हाथ पे बाहर, किसी का पाँव बाहर है, पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या। नहीं, एक सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक हो गया था, ये क्या हुआ, मतलब अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और इस तरह से ये हुआ क्या है। बहरहाल उस टाइम फिर जब कोशिश करके लोगों को निकालने के बाद चेक किया, कुछ तो लोग ऑन द स्पॉट डेथ कर चुके थे। एज अ मेडिकल जो मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है ना उस टाइम ही डेथ कर चुके थे, और जिनमें थी सांस तो उसको मैंने अपनी मेडिकल टर्म से जो है ना यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाइफ सेव की। हम साथ साथ ये वीडियोस बाय द वे देख भी रहे हैं, ब्लर किया हुआ है, ऑब्वियसली कुछ ऐसे इमेजेस नहीं है जो देखे जाएं, बट एटलीस्ट एक अंदाजा हो सकता है तो उस कैसे रश का। आपने सीपीआर किया मैंने। अच्छा, तकरीबन अक्टूबर से पहले 2 महीने पहले ही मैंने सीपीआर की जो है ना कोर्स किया था, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से होता है, BLS जिसको बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो यही मैंने किया था, तो यही चीज़ वहाँ पर मैंने अप्लाई की जब एक चीज़ मेरे हाथ में है और मुझे पता है। अच्छा, ये बताइएगा शबीर के फिर कोरियन मीडिया ने आपसे काफ़ी रब्ता किया, कैसे पता लगा उन्हें? असल में वहाँ पे जो है ना CCTVs हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह पे आप मॉनिटर हो रहे होते हो, आप कहीं पे भी चले जाओ। तो अब किस तरह से हुआ क्या, ये तो आई डोंट नो। बट वो आपको खुद पहुँच गए? वो पहुँच गए, हाँ बिल्कुल। कितने इस वाक़े के कितने दिन बाद आप तक रब्ता हो गया? 2 दिन के बाद हो गया था, 2 दिन बाद हुआ था, क्योंकि रात 10:20 पे ये वाक़या हुआ था, और हम जब वहाँ पर ये कर रहे थे तकरीबन 15 से 20 लोगों को मतलब सेव किया था, लेकिन जिनको बचा सका वो 4 ही थे, और सुबह 4 बजे तक हम वहीं पर ही मौजूद थे। उसके बाद जब हम घर वापस आए हैं बहुत ज़्यादा टाइट था मैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं और मेरा भाई दोनों ही हम टाइट थे। वो दिन तो हमारा समझ लें कि सोते हुए ही गुजरा। मतलब एक ट्रॉमा भी होता है, शॉक भी होता है कि आप क्या विटनेस करके आ रहे हैं, और एक रिलीफ के खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ नहीं हुआ। ट्रॉमा तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा हो गया था। हाँ, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें फेस करता हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि पहले मैं ज़ियाउद्दीन में था, फिर अभी यहाँ पर इंटरव्यूज़ हुए। बिल्कुल, सेकंड डे जब ये इंटरव्यूज़ स्टार्ट हुए थे, हम उसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर थे। मैंने भाई को ये कहा कि हम जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे ना। जब वहाँ पर हम पहुँचे काफ़ी ज़्यादा मीडिया था, जिसकी वो इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ हमारा भी लिया। वो फर्स्ट इंटरव्यू था जो उन्होंने इस तरह से आके लिया। उसके बाद फिर हमारे को गवर्नमेंट ने भी कॉल की, और ये जो फर्स्ट था इंटरव्यू वो वहाँ का नेशनल था, JDBC के नाम से। उसके बाद फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी लिया। अच्छा, मोहम्मद शबीर रियल लाइफ हीरो, इनसे हम आपकी मुलाकात करवाना चाह रहे थे, बिकॉज ये और ख़ास तौर पे पहली बार मुल्क से निकलो किसी फॉरेन कंट्री में जहाँ ज़बान भी ना आती, और वहाँ इन्होंने मदद की इतनी की कि उनको भी मानना पड़ा और सराहना पड़ा। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, एक स्टोरी जो हमारे सामने है वीकेंड पे, आप सोच रहे होंगे हमने उस पर बात क्यों नहीं की। हमने इसलिए बात नहीं की क्योंकि हम एक डिटेल डिस्कशन इस पे करना चाहते हैं, लेकिन आज मेंशन ज़रूर करेंगे आज, और इस पे कल तफसीली बात करेंगे। माशरती रवैयों, वालिदैन की तरबियत, स्कूलों का किरदार, और उसके बाद इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम या इन बुलीज को प्रोटेक्ट करने वाली रिवायात। और ये बुलिंग का पूरा कल्चर जो है पूरी दुनिया में ही है और पाकिस्तान में भी, और इसको मतलब इमरजेंसी बेसिस पे इसको एड्रेस करने की ज़रूरत अब आ चुकी है। ऑल्दो आई मस्ट कन्फेस कि हमारे पास कुछ लॉज जो हैं वो तब्दील हुए इस हवाले से। हाउएवर, अगर तो आपको नहीं पता कि किस चीज़ की हम बात करें तो आपको बता दें कि ये इंसिडेंट हुआ है लाहौर के एक इंतहाई महंगे प्राइवेट स्कूल में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो ज़रा इस मामले की तहकीकात और तह तक पहुँचें, क्योंकि वो जो वालिद साहब हैं, जो विक्टिम बच्ची है, वो कह रहे हैं ये लोग पीछा कर रहे हैं गाड़ियों में गार्डों के साथ, अपनी जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके गार्ड बिठा के ये पीछा कर रहे हैं और डरा और धमका रहे हैं। लिहाजा हम इसकी डिटेल्ड बात करेंगे। हु वर दीज गर्ल्स, हु वर द स्टूडेंट्स, क्या हो रहा था और इसके बाद क्या होगा। शहजाद रॉय भी हमारे साथ कल होंगे। We'll speak about it in detail. We're going to see you tomorrow, inshallah.